मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जो मिट्टी की पीएच होती है उसका उर्वरता से क्या लेना देना है, उसका क्या संबंध है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी कैसे रिलेटेड है पीएच से, और हमारी पीएच एक अच्छी ऑप्टिमम होनी चाहिए तभी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है। तो पहले तो मैं समझाऊंगा कि सॉइल फर्टिलिटी कैसे आएगी और पीएच उसको कैसे प्रभावित करती है। देखिए, जो सॉइल फर्टिलिटी है, मृदा, हम जिसे उत्पादकता भी कहते हैं, उर्वरता जो भी है, उसके 3 पैरामीटर होते हैं। 3 उसमें हम नापते हैं। फिजिकल पैरामीटर होता है, मतलब उसकी भौतिक दशा क्या है, केमिकल पैरामीटर उसकी रासायनिक दशा क्या है, और बायोलॉजिकल पैरामीटर उसकी जैविक दशा क्या है। तीनों दशाओं का जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तभी सॉइल फर्टिलिटी आती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि जो पोषक तत्व हैं, जिसको हम 17 आवश्यक पोषक तत्व मानते हैं, वो कितने उपलब्ध हैं और उनका आपस में बैलेंस क्या है और किस फॉर्म में उपलब्ध है। हो सकता है कि हमारे 17 पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, लेकिन वो पानी में घुल नहीं पा रहे हों, और जब तो पोषक तत्व पानी में घुलेंगे नहीं, पौधे को मिलेंगे नहीं। तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हुए भी फसल को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, इनसॉल्युबल हो जाता है या पानी के अंदर बैठ जाता है, पानी में घुल नहीं पाता है। तो अगर ऐसी दशा हो गई तो हम बाहर से भले यूरिया दे दें, डीएपी दे दें, एमओपी दे दें, कोई भी खाद दे दें, वो तत्व जाके इनसॉल्युबल हो जाएगा, अघुलनशील हो जाएगा, पौधे को नहीं मिलेगा। तो अच्छी फर्टिलिटी तभी होगी जब उसके अंदर सारे के सारे तत्व हों, 17 आवश्यक पोषक तत्व हों, और वो उपलब्ध फॉर्म में हों, पौधे को उपलब्ध हों। अगर वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो गेहूं को पहले पीसा जाता है, फिर उसका आटा बनता है, फिर उसकी रोटी बनाई जाती है, सेकी जाती है, फिर हम खाते हैं। गेहूं को सीधे हम नहीं खाते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में पचेगा नहीं। इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स का जो रूप है, वो पौधे को उपलब्ध रूप में होना चाहिए। अगर वो ऐसे रूप में है, इनसॉल्युबल है, पानी में घुल नहीं पा रहा है, तो जड़ों को नहीं मिल पाएगा। तो न्यूट्रिएंट का होना, एक तो उसकी मात्रा का होना, दूसरा उसकी उपलब्ध रूप में होना, फॉर्म में होना जरूरी है। तो तभी सॉइल फर्टिलिटी होती है। अब मान लीजिए कि ये मिट्टी है हमारी और इसमें सभी पोषक तत्व हैं, लेकिन ये मिट्टी के अंदर मान लीजिए पीएच अम्लीय है, तो बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होंगे जो इनसॉल्युबल हो जाएंगे, नहीं घुल पाएंगे। और अगर मान लीजिए पीएच बहुत ज्यादा है तो कुछ तत्व इनसॉल्युबल हो जाएंगे, वो नहीं घुल पाएंगे। तो पीएच का बैलेंस रूप में होना जरूरी है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर सब पोषक तत्व ही हैं और ऑर्गेनिक मैटर है। तो अब ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल फर्टिलिटी तब आती है जब उसका डिकम्पोजिशन हो, मतलब उसका अपघटन हो, वो सूक्ष्म तत्वों की सहायता से होता है। तो इसका मतलब कि न्यूट्रिएंट का सही मात्रा में होना, उसका उपलब्ध फॉर्म में होना, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन है उसका होना सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बहुत जरूरी है। तभी इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं पौधों को उपलब्ध होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मान लीजिए अगर बहुत ठंड हो जाती है, बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बहुत कम हो जाएगी और फिर अपघटन नहीं होगा और वो पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल पाएंगे। तो जो ये हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, उससे तत्वों की कमी होगी। दूसरा, जो दूसरे तत्व हैं, उन जड़ें उन तक अपना नहीं ले पाएंगे उन पोषक तत्वों के, क्योंकि इतनी ठंड हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें पोषक तत्व होते हुए भी नहीं मिल पाए। तो इसी तरह से जो ये टेम्परेचर का असर, उसी तरह से पीएच का असर होता है। अब पीएच क्या है, देखिए, पीएच ये बताती है कि जमीन के अंदर हाइड्रोजन की एक्टिविटी कितनी है, वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो हम जो पीएच से हमें केवल ये पता चलता है कि वो अम्लीय हो रही है, क्षारीय हो रही है, एक साधारण भाषा में। हालांकि इसका केमिकल में, केमिस्ट्री में सूत्र अलग है। हम एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं, पीएच से हमें यह पता चलता है कि वो भूमि अम्लीय है या क्षारीय है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो पीएच को जो नापा जाता है वो 0 से लेकर 14 तक नापा जाता है। जो मिनिमम पीएच है वो 0 है और जो मैक्सिमम पीएच है वो 14 है। तो 0 से 14 के बीच में नापा जाता है। तो जो इसके बीच का पॉइंट हुआ 0 से 14 का 7, जो 7 का पॉइंट है, जो मिडिल वैल्यू है, उसको हम मानते हैं उदासीन। तो अगर पीएच 7 है तो उदासीन है, सबसे अच्छी पीएच है। अगर 7 से कम है, 0 से 7 के बीच में है, तो इसको हम मानते हैं अम्लीय। और अगर 7 से 14 के बीच में है तो इसे हम क्षारीय मानते हैं। तो ये हमारा एक कैटेगराइजेशन का तरीका होता है। लेकिन जो हम पीएच उदासीन 7 मान रहे हैं उसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, रेंज 6.5 से 7.5 की पीएच को हम उदासीन मानते हैं। जब ये पीएच होती है 6.5 से 7.5 के बीच में, तो सभी पोषक तत्व लगभग उपलब्ध होते हैं, उनकी फॉर्म ऐसी होती है कि पौधे उसको ले सकते हैं। तो ये पीएच बेस्ट पीएच होती है, और इसी पीएच पे सारे सूक्ष्मजीव बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा करते हैं। तो जो भी आप खाद डालते हैं, गोबर की डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, केचुए की डालते हैं, मुर्गी की डालते हैं, वो डिकम्पोज होकर के पौधों को उपलब्ध कराना शुरू कर देती है। मान लीजिए अगर भूमि अम्लीय है तो वो डिकम्पोजिशन इतना अच्छा नहीं होगा,
या क्षारीय है तो डिकम्पोजिशन इतना अच्छा नहीं होगा। गोबर की खाद डालने के बाद भी, जैविक की खाद डालने के बाद भी हमको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो जब पीएच 6.5 से 7.5 होती है तो एक तो हमने ये देखा कि सभी न्यूट्रिएंट उपलब्ध फॉर्म में होते हैं, पानी में घुले हुए होते हैं, जो जड़ तक पहुंच जाते हैं और जड़ें उसको बहुत आराम से ले लेती हैं और पोषण पौधों को होता है। दूसरा, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बहुत अच्छी होती है, ऑर्गेमेंटेड डिकम्पोजिशन होता है, जिस कारण से जो जैविक पदार्थों से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं वो फसल को मिलने लगते हैं। तो ये दो काम बहुत महत्वपूर्ण है न्यूट्रिएंट को उपलब्ध कराने के लिए। ये दोनों काम उदासीन पीएच पे होते हैं, मतलब जब पीएच हमारी 6.5 से 7.5 के बीच में हो। अगर मिट्टी बहुत अम्लीय होने लगती है तो उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब पानी में बहुत ज्यादा घुलने लगते हैं। जैसे एल्युमिनियम बहुत ज्यादा घुल जाएगा, जिंक बहुत ज्यादा घुल जाएगा, आयरन बहुत ज्यादा घुलेगा, और इतने ज्यादा घुल जाते हैं कि दूसरे पोषक तत्वों को फिर उपलब्ध नहीं होने देते और इनकी टॉक्सिसिटी होने लगती है क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो इनका एक तो विष की तरह काम करने लगते हैं, पॉइजन होने लगते हैं, और दूसरे पोषक तत्वों को उपलब्ध नहीं होने देते। तो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन याले पोषक तत्व अम्लीय मिट्टी में ज्यादा उपलब्ध होते हैं और कैल्शियम, मैग्नीशियम उपलब्ध नहीं होते। अगर मिट्टी क्षारीय होती है तो वहां पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये ज्यादा उपलब्ध होते हैं और यहाँ पे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज ये उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ये इंबैलेंस हम देखते हैं कि अम्लीय भूमि में कुछ उपलब्ध हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, क्षारीय भूमि में कुछ उपलब्ध हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब पीएच हमारी बीच की है, मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में, तो चाहे एल्युमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जितने भी पोषक तत्व हमारे सभी ये उपलब्ध होते हैं। तो हमारी मिट्टी की पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होगी, तभी हमारी सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी होगी। अगर इस पीएच में नहीं आएगी तो जो हम खाद देते हैं, जैविक खाद देते हैं, उसका हमें लाभ नहीं मिलता है। तो अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसको हमें चूना डाल के सुधारना चाहिए। अगर मिट्टी हमारी क्षारीय है तो वहां लीचिंग, निच्छालन करना चाहिए। और अगर सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसे हम सोडिक सॉइल कहते हैं, अगर उस तरह की मिट्टी हो रही है तो फिर हमें जिप्सम डाल करके लीचिंग करनी चाहिए, तभी इसका सुधार हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि आप जो भी खाद दें उसका अच्छा बेनिफिट मिले, लाभ मिले, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी रहे, तो सॉइल पीएच हमारा जो मिडिल रेंज में होनी जरूरी है, मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में होनी जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे क्यों उदासीन पीएच जो होती है 6.5 से 7.5 के बीच में ही सॉइल फर्टिलिटी बेस्ट क्यों होती है, क्योंकि इसी पीएच पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट अपने उपलब्ध फॉर्म में होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, और इसी पीएच पर बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जिससे ऑर्गेमेंटेड डिकम्पोजिशन होता है, और ऑर्गेमेंटेड डिकम्पोजिशन होने से ही न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं मिट्टी के अंदर और पौधों को मिलते हैं। तो अगर आप मिट्टी की पीएच का सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, आप जो भी खाद देंगे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।